Welcome to Study with Anwar. Learn smart, achieve more. चलो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उन सबका एक निचोड़ देख लेते हैं। बिल्कुल। आज की ये जो क्लास है ना, ये फिजिकल ज्योग्राफी का एक एकदम अल्टीमेट मास्टर क्लास होने वाली है। मतलब आज हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मौसम के मिजाज और अंत में हमारे पूरे इकोसिस्टम तक के हर बारीक पहलू को पूरी गहराई में कवर करेंगे। एकदम सही। और जितने भी कैंडिडेट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए आज का ये सेशन बहुत क्रिटिकल है। हाँ, क्योंकि सीधे सवाल आते हैं इससे। बिल्कुल आते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में फिजिकल ज्योग्राफी से सीधे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं। इसलिए आज क्लास में डिस्कस होने वाले हर एक शब्द को, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है। रटना नहीं है मतलब? नहीं, रटना बिल्कुल नहीं है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कोई चीज़ क्या है, बल्कि हम गहराई में जाकर समझेंगे कि वो क्यों है, कैसे काम करती है और उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर स्टूडेंट्स मैकेनिज्म समझ गए ना, तो एग्जाम में कोई भी घुमावदार सवाल उन्हें फंसा नहीं पाएगा। तो चलिए शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं, लेकिन सबसे बड़े स्केल से, यानी हमारा ब्रह्मांड। मैंने अक्सर पढ़ा है कि सब कुछ एक ही बिंदु से शुरू हुआ। हाँ, लेकिन अगर सब कुछ एक ही पॉइंट पर था, तो ये इतना विशाल ब्रह्मांड अचानक से कैसे बन गया? तो यहीं पर हमें बिग बैंग सिद्धांत के पीछे का विज्ञान समझना होगा। स्टूडेंट्स को ये याद रखना है कि आज से लगभग 1550 करोड़ वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। 1550 करोड़ साल पहले? जी, लेकिन ये किसी बॉम्ब का धमाका नहीं था। इसे ऐसे समझिए कि एक बेहद छोटे अनंत घनत्व वाले बिंदु से स्पेस का ही विस्तार शुरू हुआ। मतलब स्पेस ही फैलने लगा? बिल्कुल। इसी एक घटना से पदार्थ यानी मैटर, ऊर्जा, स्थान और यहाँ तक कि समय का भी अस्तित्व शुरू हुआ। उससे पहले समय जैसी कोई चीज थी ही नहीं। अच्छा, समय भी वहीं से शुरू हुआ? हाँ, और इसी ऊर्जा से गैस के बादल बने, वो सिकड़े और फिर तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। क्या बात है। अब अगर हम ब्रह्मांड से थोड़ा सिकुड़कर अपने सौरमंडल पर आएं, तो हमारी पृथ्वी और सूर्य के रिश्ते में एक टर्म आता है, अपसौर। एपिहीलियन। हाँ, अपसौर। मुझे पता है कि ये वो समय है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, लगभग 152.5 मिलियन किलोमीटर दूर, और ये 3 या 4 जुलाई को होता है। एकदम सही फैक्ट है। लेकिन रुकिए ना, अगर जुलाई में हम सूर्य से सबसे दूर होते हैं, तो भारत में जुलाई में इतनी भयंकर गर्मी क्यों होती है? मतलब लॉजिक के हिसाब से हमें तो सर्दी महसूस होनी चाहिए। ये बहुत ही शानदार और लॉजिकल सवाल है। स्टूडेंट्स यहाँ अक्सर गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि सूर्य से दूरी बदलने से मौसम बदलता है। हाँ, नॉर्मल लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन दूरी का मौसम पर बहुत ही कम असर होता है। दरअसल हमारी पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं है, वो अपने अक्ष पर यानी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ओहो, वो झुकाव। बिल्कुल। जुलाई के महीने में पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, जहां भारत स्थित है, वो सूर्य की तरफ झुका होता है। इस झुकाव की वजह से सूर्य की किरणें हम पर एकदम सीधी पड़ती हैं। अच्छा, तो किरणें सीधी पड़ने से गर्मी होती है? हाँ, इसीलिए सूर्य से दूर होने के बावजूद हमें जुलाई में भयंकर गर्मी महसूस होती है। इसे एग्जाम के लिए कैंडिडेट्स अच्छे से क्लियर कर लें। मतलब असली कारण दूरी नहीं, झुकाव है। सूर्य से जुड़ी एक और दिलचस्प घटना है सौर पवन और ध्रुवीय ज्योति, ऑरोरा। हाँ। ध्रुवीय ज्योति, ये आसमान में दिखने वाली रंग बिरंगी लाइटें असल में बनती कैसे हैं? इसको आप एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से समझें। सूर्य एक आग का गोला है जो लगातार अंतरिक्ष में खतरनाक आयन युक्त गैसें और पार्टिकल्स फेंकता रहता है। इसे हम सौर पवन कहते हैं। सोलर विंड। जी। जब ये खतरनाक सौर पवनें हमारी पृथ्वी की तरफ आती हैं, तो पृथ्वी का अपना जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हमें बचाता है और इन कणों को ध्रुवों की तरफ यानी पोल्स की तरफ मोड़ देता है। नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ? बिल्कुल। और पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में, जिसे आयन मंडल कहते हैं, जब ये सौर कण वहां मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों से बहुत तेज गति से टकराते हैं, तो एक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नियॉन लाइट में गैस चमकती है ना। इसी टकराव से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के आसमान में एक शानदार बहुरंगी प्रकाश पैदा होता है, जिसे ध्रुवीय ज्योति या ऑरोरा कहते हैं। मतलब आसमान में प्राकृतिक नियॉन लाइट शो चल रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। अब आसमान से उतरकर सीधे पृथ्वी के अंदर चलते हैं। चलिए। पृथ्वी की परतें मुझे हमेशा एक उबले हुए अंडे की तरह लगती हैं। अच्छा? हाँ, मतलब जैसे अंडे का बाहरी कड़क छिलका हमारी पृथ्वी का क्रस्ट हो गया। हाँ। और उसके अंदर का जो थोड़ा लचीला सफेद वाला हिस्सा है, हाँ। वो एस्थेनोस्फीयर हो गया।
क्या ये एनालॉजी सही है? ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। चलिए इसे एग्जाम के नजरिए से डिकोड करते हैं। अंडे का कड़क छिलका यानी महाद्वीपीय परपटी, जिसे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, राइट। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो मुख्य रूप से ग्रेनाइट जैसी मजबूत चट्टानों से बनी है। इसकी मोटाई अलग अलग जगह 20 से 75 किलोमीटर के बीच होती है। और इसके ठीक नीचे वो अंडे का लचीला सफेद हिस्सा आता है। जी हाँ, उसे दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यह स्थल मंडल के ठीक नीचे 100 से 200 किलोमीटर की गहराई के बीच स्थित है। 100 से 200 किलोमीटर? हाँ, और यह मेंटल का वह हिस्सा है जो पूरी तरह ठोस नहीं है, बल्कि लचीला है, पिघले हुए प्लास्टिक या गाढ़े मोम की तरह। अच्छा, तो इसी पर परतें तैरती हैं। बिल्कुल, यही वो लचीला आधार है जिसके ऊपर हमारी महाद्वीपीय परतें तैरती और खिसकती हैं। मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर की गहराई को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये 100 से 200 किलोमीटर वाली रेंज स्पष्ट रूप से नोट कर लें। और ये जो मैग्मा अंदर है, क्या वो हमेशा ज्वालामुखी बनकर बाहर आता है? नहीं, हमेशा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मैग्मा बाहर नहीं आ पाता और पृथ्वी के अंदर ही गहराई में ठंडा होकर विशाल चट्टानों के रूप में जम जाता है। अंदर ही जम जाता है? हाँ, इस आंतरिक आग्नेय शैल की विशाल संरचना को बैथोलिथ कहते हैं। ये ग्रेनाइट का एक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है जो जमीन के गहरे हिस्से में बनता है। तो चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा बिग बैंग, जिससे 1500 करोड़ साल पहले समय और स्पेस की शुरुआत हुई। अपसौर वो स्थिति है जब जुलाई में पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, लेकिन झुकाव के कारण हमें गर्मी लगती है। और ध्रुवीय ज्योति आयनों का टकराव है। जी, हमारी बाहरी परत क्रस्ट ग्रेनाइट से बनी है, जिसके नीचे 100-200 किलोमीटर की गहराई में लचीला दुर्बलता मंडल है। और अंदर जमने वाले विशाल मैग्मा ब्लॉक को बैथोलिथ कहते हैं। बहुत ही शानदार शुरुआत रही। अगर आपको ऐसे ही डिटेल लेक्चर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हम भूकंप और ज्वालामुखी के रहस्य खोलने वाले हैं। बिल्कुल। अब एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत जोर से आ रहा है। पूछिए। अगर हमारी पृथ्वी का धरातल यानी क्रस्ट इतना भारी और ठोस है, तो हमने सुना है कि महाद्वीप खिसकते हैं। ये इतनी भारी ठोस प्लेटें आखिर खिसकती कैसे हैं? इन्हें अंदर से धक्का कौन लगा रहा है? इसका जवाब हमें प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत में मिलता है। हमने अभी जिस लचीले दुर्बलता मंडल की बात की ना, उसके नीचे मेंटल में बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ। इस भयंकर गर्मी की वजह से मेंटल में संवहनीय धाराएं यानी कन्वेक्शन करंट्स चलती हैं। इसे एक आम उदाहरण से समझिए। जैसे जब आप गैस पर पानी उबालते हैं तो बुलबुले उठते हैं। हाँ, बर्तन के नीचे का गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा पानी भारी होकर नीचे जाता है। अच्छा, एक साइकिल बन जाती है। एकदम सही, एक गोल चक्र बन जाता है। ठीक इसी तरह पृथ्वी के अंदर पिघले हुए पदार्थों का एक चक्र चलता है। यही ताकतवर धाराएं ऊपर तैरती हुई ठोस प्लेटों को धक्का मारती हैं और उन्हें धीरे धीरे खिसकाती हैं। लेकिन करोड़ों साल पहले ये प्लेटें कहाँ थी? इसका सबूत हमारे पास कैसे है? उस वक्त तो कोई इंसान था नहीं देखने के लिए। विज्ञान के पास इसका बहुत ही ठोस सबूत है, जिसे भूचुंबकत्व और पुराचुंबकत्व कहते हैं, पैलियोमैग्नेटिज्म। ये कैसे काम करता है? जब भी कोई ज्वालामुखी फटता है और लावा बाहर आकर चट्टान बनता है, तो उस लावे में लोहे जैसे चुंबकीय खनिज होते हैं, आयरन मिनरल्स। हाँ, चट्टान के ठंडे होते समय ये खनिज पृथ्वी के उस समय के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार खुद को सेट कर लेते हैं, जैसे एक कंपास की सुई उत्तर की तरफ घूम जाती है। अरे वाह। चट्टानों में खनिजों का झुकाव देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि जब ये चट्टान बनी थी, तब ये महाद्वीप पृथ्वी पर किस अक्षांश पर था। ये तो मतलब प्रकृति का अपना इनबिल्ट जीपीएस ट्रैकर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब ये विशाल प्लेटें खिसकती हैं और आपस में टकराकर फंस जाती हैं, तब भूकंप आते हैं। एकदम सही। भूकंपीय प्रक्रिया मूल रूप से पृथ्वी के भीतर जमा हुई ऊर्जा का अचानक बाहर निकलना है। अचानक से? हाँ, जब प्लेटें आपस में फंस जाती हैं तो उनके अंदर भयंकर दबाव जमा होने लगता है, और जब वो अचानक एक झटके से खिसकती हैं तो ये ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में चारों तरफ फैलती है। यहाँ कैंडिडेट्स के लिए 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें लेकर हमेशा एग्जाम में कंफ्यूजन होता है: फोकस और एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। हाँ, क्या ये दोनों एक ही जगह को दर्शाते हैं? बिल्कुल नहीं, आपको इसे 3D में इमेजिन करना होगा। फोकस या हाइपोसेंटर
जमीन के अंदर गहराई में स्थित वो बिंदु है जहां से चट्टान असल में टूटी और ऊर्जा निकलनी शुरू हुई। अंदर वाला फोकस है। जी, जबकि अधिकेंद्र या एपिकेंटर पृथ्वी की सतह पर वो बिंदु है जो फोकस के ठीक ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर होता है। अच्छा, सतह वाला हिस्सा अधिकेंद्र है। हाँ, भूकंप की तरंगे जमीन के अंदर से सबसे पहले इसी अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं और इसीलिए सतह पर सबसे ज्यादा तबाही यहीं होती है। एग्जाम के लिए ट्रिक ये है, फोकस जमीन के अंदर है और एपी का मतलब ही ऊपरी होता है, तो एपिसेंटर हमेशा सतह पर होता है। बहुत ही आसान ट्रिक है याद रखने के लिए। अच्छा, ज्वालामुखियों के फटने से सिर्फ पहाड़ ही नहीं बनते, कई बार पहाड़ गायब भी हो जाते हैं। मैंने कैल्डेरा के बारे में पढ़ा है, वो क्या होता है? कैल्डेरा ज्वालामुखी आकृतियों में सबसे विशाल और विनाशकारी गर्त है। गर्त मतलब गड्ढा? हाँ, क्रेटा। आमतौर पर ज्वालामुखी से धीरे धीरे लावा निकलता है और पहाड़ बनता है, लेकिन कभी कभी ग्रेनाइट मैग्मा पृथ्वी की सतह की ओर इतनी भयंकर तेजी से उठता है कि ज्वालामुखी में एक महाविस्फोट होता है। ब्लास्ट हो जाता है पूरा? बिल्कुल। ये विस्फोट इतना भयानक होता है कि पूरा का पूरा पहाड़ ही उड़ जाता है, या फिर मैग्मा का चेम्बर खाली होने से पहाड़ अपने ही अंदर धंस जाता है। बाप रे। इसके बाद वहां एक विशाल गोलाकार गड्ढा बचता है। ये कैल्डेरा 40 किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। 40 किलोमीटर का गड्ढा? ये तो अंदर की ताकतें हुई, लेकिन बाहर भी तो चट्टानें टूटती हैं। रासायनिक अपक्षय या केमिकल वेदरिंग कैसे काम करता है? पानी से पत्थर कैसे टूट सकता है? पानी बहुत ताकतवर है। रासायनिक अपक्षय चट्टानों को अंदर से खोखला कर देता है। एग्जाम में इसके 2 रूप मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। पहला है जलयोजन यानी हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है? इसमें पानी के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन चट्टान के खनिजों के साथ मजबूती से जुड़ जाते हैं। इससे चट्टान का आयतन बढ़ जाता है, वो फूल जाती है और भुरभुरी होकर कमजोर हो जाती है। मतलब पानी सोखकर पत्थर फूल जाता है। जी। दूसरा है जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस। ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। इसमें पानी और चट्टान के खनिजों के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे बिल्कुल नए यौगिक बन जाते हैं। नए कंपाउंड्स ही बन जाते हैं। हाँ, और इस रिएक्शन से चट्टान पूरी तरह गलने और टूटने लगती है। तो जहां पानी है वहां तो ये समझ आता है, लेकिन रेगिस्तानी और शुष्क इलाकों में चट्टानें और जमीन कैसे आकार लेती हैं? मरुस्थलीय इलाकों में 2 प्रमुख शुष्क प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली है कैल्सीभवन। यह मिट्टी बनाने की एक प्रक्रिया है। अच्छा। रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है और पानी तेजी से भाप बनकर उड़ता है। इस वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जमीन के नीचे का पानी ऊपर आता है और अपने साथ चूना यानी कैल्शियम ले आता है, जो जमीन की ऊपरी सतह पर जम जाता है। तो सतह पर कैल्शियम की लेयर बन जाती है। हाँ, दूसरी बहुत ही रोचक आकृति है रेगिस्तानी कुट्टिम, डेजर्ट पेवमेंट। कुट्टिम, ये शब्द थोड़ा भारी लग रहा है। इसका मतलब पत्थरों की चादर है? बिल्कुल। रेगिस्तान में हमेशा रेत नहीं उड़ती। कई बार तेज हवा जमीन से सारी बारीक मिट्टी और रेत के कणों को उड़ा ले जाती है। और पीछे क्या बचता है? जब सारी धूल उड़ जाती है तो जमीन पर पीछे सिर्फ भारी और मोटे पत्थरों की एक कड़क चादर बच जाती है। यह बिल्कुल सड़क पर बिछे पत्थरों की तरह दिखती है। हवा के कटाव से बनी इसी चट्टानी आवरण को डेजर्ट पेवमेंट कहते हैं। तो चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, एक क्विक रिकैप हो जाए। हमने देखा कि मेंटल की संवहनीय धाराएं कैसे प्लेटों को खिसकाती हैं और पूरा चुंबकत्व हमें इसका सबूत देता है। भूकंप में फोकस जमीन के अंदर होता है और अधिकेंद्र ठीक उसके ऊपर सतह पर। कैल्डेरा एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी गड्ढा है। जी। रासायनिक अपक्षय में जलयोजन चट्टान को फुलाता है और जल अपघटन उसे केमिकली बदल देता है। और शुष्क क्षेत्रों में हमने कैल्शियम का जमाव और हवा से बनी पत्थरों की चादर यानी डेजर्ट पेवमेंट देखी। जमीन के नीचे और सतह की बात तो बहुत गहराई से हो गई। अब थोड़ा आसमान की तरफ चलते हैं, वायुमंडल। लेकिन एक सवाल है, ज्वालामुखी के गैसों से ही तो हमारा शुरुआती वायुमंडल बना था ना? एकदम सही कनेक्शन जोड़ा आपने। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली इन्हीं गैसों ने वायुमंडल की नींव रखी। अब वायुमंडल में जो गर्माहट है वो सूर्यातप यानी इंसोलेशन से आती है। सूरज की धूप? हाँ, सूर्य से जो ऊर्जा आती है वो लघु तरंगों यानी शॉर्ट वेव्स के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि हमारा वायुमंडल इन शॉर्ट वेव से सीधे तौर पर ज्यादा गर्म नहीं होता। सीधा गर्म नहीं होता। तो फिर कैसे होता है? जब पृथ्वी इस गर्मी को सोख लेती है और वापस छोड़ती है, तब हमारा वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। अच्छा, मतलब धरती रेडिएट करती है तब हवा गर्म होती है।
और गर्माहट के साथ एक टर्म आता है गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। गर्मी कैसे छुप सकती है? इसे आप घर में पानी उबालने के उदाहरण से समझिए। जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है तो आप नीचे से आग तो देते रहते हैं, लेकिन पानी का तापमान 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। हाँ, वो तो उबलता ही रहता है। तो वो अतिरिक्त गर्मी जा कहाँ रही है? वह गर्मी पानी को लिक्विड से गैस यानी भाप में बदलने में खर्च हो रही है। अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊर्जा इस्तेमाल होती है और थर्मामीटर पर नहीं दिखती, उसे ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मौसम विज्ञान में बादलों के बनने और तूफानों के लिए ये गुप्त ऊष्मा बहुत बड़ा रोल निभाती है। एक और कॉन्सेप्ट है रुद्धोष्म ह्रास दर, एडियाबैटिक लैप्स रेट। मैंने इसे हमेशा ऐसे समझा है जैसे हम साइकिल के पहिए में हवा भरने वाले पंप का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पंप को तेजी से दबाते हैं तो बिना किसी बाहरी आग के सिर्फ दबाव की वजह से पंप का लोहे वाला हिस्सा गर्म हो जाता है। ये एकदम सटीक और रियल लाइफ उदाहरण है। रुद्धोष्म प्रक्रिया या एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ही यही है कि बाहर से कोई ऊष्मा न तो अंदर आए और न अंदर से बाहर जाए, सिर्फ प्रेशर से काम हो। बिल्कुल, सिर्फ हवा के फैलने या सिकुड़ने से तापमान बदल जाए। जब हवा का कोई गुब्बारा ऊपर उठता है तो वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। दाब कम होने से हवा फैलती है और 0.98 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 मीटर की दर से ठंडी हो जाती है। अच्छा, हवा फैलने से ठंडी होती है। हाँ, और उसी तरह जब हवा पहाड़ से नीचे उतरती है तो दबाव के कारण सिकुड़ती है और उसी दर से गर्म हो जाती है। तो सारा खेल दबाव का है। पृथ्वी की सतह पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.25 मिलीबार होता है, जिसे बैरोमीटर से मापते हैं। एकदम सही। और यही दबाव का अंतर हवाओं को चलाता है। लेकिन हवाएं सीधी क्यों नहीं चलती? क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम रही है और इसके घूमने से एक आभासी बल पैदा होता है जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। ये एग्जाम का फेवरेट सवाल है। कोरियोलिस फोर्स। हाँ, कोरियोलिस बल हवाओं को सीधे चलने से रोकता है और उनकी दिशा मोड़ देता है। ये पवरों को उत्तरी गोलार्ध में उनकी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर पर कोरियोलिस बल 0 होता है। इक्वेटर पर 0 क्यों होता है? क्योंकि कोरियोलिस बल अलग अलग अक्षांशों पर पृथ्वी के घूमने की गति के अंतर से पैदा होता है। भूमध्य रेखा के पास ये अंतर न के बराबर होता है, इसलिए वहां ये बल 0 हो जाता है। समझ गया। और पवनों के प्रकारों में भूविक्षेपी, अवरोही और थल समीर क्या हैं? भूविक्षेपी पवन यानी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स वो हवाएं हैं जो सतह की रगड़ से बहुत ऊपर वायुमंडल में चलती हैं। ये समदाप रेखाओं के एकदम समानांतर चलती हैं, पैरेलल चलती हैं। जी। अवरोही पवन या कैटाबैटिक विंड्स बहुत भारी और बर्फ जैसी ठंडी हवाएं होती हैं जो अपने भारीपन और गुरुत्वाकर्षण के कारण पहाड़ों की ढलान से नीचे घाटियों की ओर बहती हैं। और थल समीर? थल समीर या लैंड ब्रीज रात के समय जमीन से समंदर की ओर चलती है, क्योंकि रात में जमीन पानी के मुकाबले बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे जमीन पर हाई प्रेशर बन जाता है। जब ये हवाओं के बड़े बड़े ब्लॉक्स आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? मैंने वायु राशि और शीतागर के बारे में पढ़ा है। वायु राशि या एयर मास हवा का एक बहुत विशाल पिंड है, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा, जिसका तापमान और नमी अंदर से बिल्कुल एक जैसी होती है। अच्छा, पूरा एक जैसा ब्लॉक? बिल्कुल। जब एक बहुत ठंडी और भारी वायु राशि आगे बढ़कर किसी गर्म और हल्की वायु राशि से टकराती है तो वो भारी होने के कारण गर्म हवा के नीचे घुस जाती है और उसे जबरदस्ती तेजी से ऊपर धकेल देती है। ठंडी हवा गर्म को ऊपर उठा देती है। हाँ, इस टकराव वाले संक्रमण क्षेत्र को शीताग्र या कोल्ड फ्रंट कहते हैं। जब गर्म हवा अचानक ऊपर जाती है तो भयंकर बादल बनते हैं और भारी आंधी तूफान आते हैं। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है ITCZ। ये क्या होता है? ये भूमध्य रेखा के पास निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, जहां दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में आकर मिलती हैं और गर्म होकर ऊपर उठती हैं। और जब हवा ऊपर उठती है तो बादल बनते हैं। क्या आप बादलों के मुख्य प्रकारों को डिकोड कर सकती हैं? बिल्कुल। मेघों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई और उनके आकार पर होता है। एग्जाम के लिए 4 मुख्य प्रकार एकदम याद होने चाहिए। पहला, कपासी मेघ, क्यूमुलस। ये कैसे दिखते हैं? ये 300 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इनका आधार समतल होता है और ऊपर से ये रुई के बड़े बड़े गोलों की तरह दिखते हैं। रुई जैसे बादल? अच्छा। दूसरा,
कपासी वर्षी मेघ क्यूमुलोनिम्बस, ये सबसे खतरनाक बादल हैं। ये नीचे से शुरू होकर 12,000 मीटर तक ऊंचे टावर की तरह खड़े होते हैं। 12,000 मीटर? हाँ, इनका ऊपरी हिस्सा लोहार की निहाई जैसा चपटा होता है। इन्हीं से बिजली कड़कती है और भयंकर तूफान आते हैं। बाप रे। तीसरा प्रकार है पक्षाभस्तरी मेघ, सिरोस्ट्राटस। ये बहुत ऊंचाई पर 5,000 से 18,000 मीटर पर होते हैं। इतनी ऊंचाई पर पानी जम जाता है, इसलिए ये बर्फ के बारीक कणों से बनी एक पतली सफेद चादर की तरह पूरे आसमान को ढक लेते हैं। बर्फीले बादल। और चौथा? चौथा है वर्षास्तरी मेघ, निम्बोस्ट्रैटस। ये 3,000 मीटर की ऊंचाई वाले बहुत घने, काले या भूरे बादल हैं जो आसमान को अंधकारमय कर देते हैं और लगातार कई घंटों तक शांति से भारी बारिश करते हैं। तो चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल। हमने समझा कि सूर्यातप शॉर्ट वेव्स में आता है। गुप्त ऊष्मा पानी की अवस्था बदलने में खर्च होती है। रुद्धोष्म रास दर दबाव के कारण हवा के तापमान का बदलना है। और कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूमने से बनता है और इक्वेटर पर 0 होता है। जी। शीताग्र तब बनता है जब ठंडी हवा गर्म को ऊपर धकेलती है, जिससे तूफान आते हैं। और बादलों में कपासी वर्षी, पक्षाभस्तरी और वर्षास्तरी प्रमुख हैं। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही गहराई लिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है और आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। बिल्कुल शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल लेक्चर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हवाओं और बादलों के विज्ञान के बाद महासागरों की तरफ चलते हैं। मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है कि समंदर के किसी एक कोने का गर्म पानी पूरी दुनिया के मौसम और बारिश के साइकिल को कैसे बदल सकता है। ये महासागरीय परिसंचरण का सबसे चमत्कारी हिस्सा है। इसे समझने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, ताप प्रवण स्तर या थर्मोक्लाइन। क्या ये वैसा ही है जैसे हम किसी स्विमिंग पूल में गहराई में गोता लगाते हैं और अचानक पानी बहुत ठंडा महसूस होता है? एकदम सही। थर्मोक्लाइन समुद्र के पानी के अंदर एक ऐसी बाउंड्री या संक्रमण क्षेत्र है जहां तापमान अचानक और बहुत तेजी से गिरता है। अच्छा, एक लाइन जहां से एकदम ठंडा हो जाए पानी। जी, इसके ऊपर पानी गर्म होता है और इसके नीचे गहरा बर्फीला पानी होता है। अब आते हैं आपके बड़े सवाल पर। एल नीनो और ला नीना, ये दोनों प्रशांत महासागर में होते हैं। न्यूज में तो हमेशा इन्हीं का जिक्र रहता है कि भारत में मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करते हैं। सामान्य तौर पर व्यापारिक पवनें प्रशांत महासागर के गर्म पानी को ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, लेकिन एल नीनो के दौरान, जो अक्सर क्रिसमस के आसपास शुरू होता है, ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। तो वो पानी कहाँ जाता है? वो सारा गर्म पानी वापस इक्वेडोर और पेरू के तट पर जमा होने लगता है। इस विशाल गर्म पानी के जमा होने से आसमान का पूरा प्रेशर सिस्टम बदल जाता है और फिर मौसम बिगड़ता है। हाँ, नतीजा ये होता है कि जहां बारिश होनी चाहिए वहां भयंकर सूखा पड़ता है, जैसे कई बार भारत और ऑस्ट्रेलिया में होता है, और जहां रेगिस्तान है वहां बाढ़ आ जाती है। ला नीना इसकी एकदम उल्टी स्थिति है। ला नीना में क्या होता है? इसमें हवाएं बहुत तेज हो जाती हैं, प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है और अक्सर इससे हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है। मतलब एल नीनो सूखा और ला नीना बारिश। हाँ, सिंपल भाषा में ऐसा कह सकते हैं। समुद्र से जुड़ी एक और रोजमर्रा की घटना है ज्वार भाटा। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से पानी ऊपर उठता है तो ज्वार और नीचे गिरता है तो भाटा। लेकिन लघु ज्वार या नीप टाइड क्या है और ये कब आता है? लघु ज्वार हर 14-15 दिन में आता है, जब चंद्रमा अपने पहले या आखिरी चौथाई काल में होता है। इसे एक रस्साकशी की तरह समझिए। रस्साकशी मतलब टग ऑफ वॉर? बिल्कुल। इस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, लेकिन वो एक सीधी लाइन में नहीं होते। वे पृथ्वी के साथ 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनाते हैं। अच्छा, दोनों अलग दिशा से खींच रहे हैं? हाँ, क्योंकि दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग दिशाओं में बंट जाता है, वे एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं। इसलिए समुद्र का पानी उतना ऊपर नहीं उठ पाता और ज्वार की ऊंचाई सामान्य से कम रह जाती है। प्रकृति का अपना एक बैलेंस है, गुरुत्वाकर्षण से लेकर तापमान तक। लेकिन जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज इस पूरे बैलेंस को तहस-नहस कर रहा है। बिल्कुल, और इसका मूल कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें हैं, जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFCs और शोभ मंडलीय ओजोन। इनका काम क्या है? इनका प्राकृतिक काम है एक ब्लैंकेट या कंबल की तरह काम करना।
ये सूर्य की शॉर्ट वेव रेडिएशन को तो अंदर आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी जब गर्मी को लॉन्ग वेव के रूप में वापस अंतरिक्ष में छोड़ती है तो ये गैसें उस गर्मी को अवशोषित कर लेती हैं और बाहर नहीं जाने देती। लेकिन अब तो ये गैसें बहुत बढ़ गई हैं। यही समस्या है। इंसानों ने इन गैसों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। इसे ही भूमंडलीय ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसमें CFCs का क्या रोल है? सुना है ये तो ओजोन परत के लिए भी काल है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs कोई प्राकृतिक गैस नहीं है। ये पूरी तरह से एक कृत्रिम गैस है जो हमने अपने पुराने रेफ्रिजरेटर्स, ACs और एरोसॉल स्प्रे में इस्तेमाल की। अच्छा, ये मैन मेड है। हाँ, ये एक बहुत ही ताकतवर ग्रीन हाउस गैस है जो गर्मी बढ़ाती है। लेकिन इसका दूसरा और ज्यादा खतरनाक काम है ओजोन का क्षरण करना। ओजोन लेयर डैमेज? जी, समताप मंडल में 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य की जानलेवा पराबैंगनी यानी UV किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। CFCs ऊपर जाकर इस ओजोन को रासायनिक रूप से तोड़ देते हैं। तो जो अंटार्कटिक के ऊपर होल हुआ था? हाँ, अंटार्कटिक क्षेत्र में वसंत ऋतु के दौरान इसी प्रक्रिया के कारण ओजोन की मात्रा में भारी कमी आ जाती है, जिसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। तो चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि थर्मोक्लाइन समुद्र के अंदर गर्म और ठंडे जल की बाउंड्री है। एल नीनो पेरू के तट पर गर्म पानी का जमाव है जो मौसम बिगाड़ता है, और लानीना ठंडे पानी का। और लघु ज्वार तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा 90 डिग्री पर होते हैं। एकदम सही। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की वापस जाती गर्मी को रोककर ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, और CFC समताप मंडल की ओजोन परत को नष्ट करती हैं, जिससे ओजोन होल बनता है। तो हमने भौतिक भूगोल की इन सभी निर्जीव यानी एबायोटिक शक्तियों को बहुत गहराई से देख लिया। चट्टानें, भूकंप, हवाएं और महासागर। जी। अब सवाल यह है कि इन सब का अंतिम परिणाम क्या है? बिग बैंग से जो ऊर्जा की कहानी शुरू हुई थी, वो अंततः जीवन यानी पेड़ पौधों और जानवरों तक कैसे पहुंचती है? यही तो प्रकृति का सबसे खूबसूरत जादू है। इस पूरी व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं है। तो और क्या है? यह किसी भी क्षेत्र का वो तंत्र है जो जैव यानी पेड़ पौधे, जानवर और अजैविक वस्तुओं जैसे तापमान, पानी, मिट्टी, हवा के बीच होने वाली निरंतर अंतःक्रिया से बनता है। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरैक्शन। बिल्कुल। किसी भी पारितंत्र का संतुलन इन जीवित और निर्जीव घटकों के परफेक्ट तालमेल पर निर्भर करता है। और ये जीव प्राकृतिक रूप से जहां रहते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे आवास या हैबिटेट कहते हैं। वह विशिष्ट स्थान जहां कोई पौधा या प्राणी निवास करता है। एग्जाम में इकोलॉजी से जुड़े कुछ टर्म्स बहुत आते हैं, जैसे जैव विविधता और जीव भार। स्टूडेंट्स अक्सर इनमें अंतर नहीं कर पाते। तो दोनों में मूल अंतर क्या है? जैव विविधता का मतलब है वैरायटी। किसी क्षेत्र में कितनी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, उनके जीन कितने अलग हैं और वहां कितने प्रकार के इकोसिस्टम हैं, ये सब बायोडायवर्सिटी है। वैरायटी हो गई, बायोडायवर्सिटी और जीव भार। जीव भार या बायोमास का मतलब है वजन या उत्पादकता। एक निश्चित समय में किसी एक निर्धारित क्षेत्र में जितने भी जीवित ऊतक मौजूद हैं, उनका कुल सूखा वजन बायोमास कहलाता है। ये बताता है कि वो क्षेत्र ऊर्जा को स्टोर करने में कितना सक्षम है। अच्छा, बायोमास मतलब प्रोडक्टिविटी और वजन। और अगर हम पूरी दुनिया के स्केल पर देखें तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, जैसे पूरा का पूरा सहारा रेगिस्तान या अमेज़न के जंगल। जी हाँ, इन्हें बायोम कहते हैं। बायोम पृथ्वी पर प्राणियों और पौधों का सबसे बड़ा जमाव है। दुनिया में किस जगह कौन सा बायोम होगा, जैसे टुंड्रा होगा, रेगिस्तान होगा या वर्षावन, ये मुख्य रूप से वहां की जलवायु तय करती है। तापमान और बारिश तय करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन विशाल बायोम को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो बिग बैंग और सूरज से आती है। उस निर्जीव ऊर्जा को जीवन में कौन बदलता है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। यह पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक प्रक्रिया है जो पूरे जीवन का आधार है। अच्छा। इसमें हरे पौधे और कुछ विशेष बैक्टीरिया सीधे सूर्य की विकिरण ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, उसे रासायनिक ऊर्जा या ग्लूकोज में बदलते हैं और अपने अंदर धारण कर लेते हैं। मतलब सूरज की ऊर्जा को खाने में बदल दिया। हाँ, यही वो पॉइंट है जहां सूरज की निर्जीव ऊर्जा जीवन में प्रवेश करती है।
यही प्रक्रिया संपूर्ण खाद्य श्रृंखला का आधार बनती है, जिससे शाकाहारी और फिर मांसाहारी जीव जिंदा रहते हैं। मैं बता दूं कि इकोलॉजी से जुड़े ये टर्म्स एग्जाम में मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में बहुत पूछे जाते हैं। आज की क्लास वाकई एक अल्टीमेट मास्टर क्लास थी। शुक्रिया। हमने ब्रह्मांड से लेकर एक छोटे से पत्ते तक का सफर तय किया। आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही इन डेप्थ सेशंस लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो अंत में हम श्रोताओं यानी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ रहे हैं। क्या प्रश्न है? सोचिए, अगर सूर्य की ऊर्जा में सिर्फ 1% का भी बदलाव आ जाए तो हमारे बायोम, हमारे महासागरों के एल नीनो और पूरे इकोसिस्टम पर इसका क्या चेन रिएक्शन होगा। इसके बारे में खुद से रिसर्च जरूर करें। बिल्कुल, मेंस एग्जाम में ऐसे ही विश्लेषणात्मक सवाल आते हैं। तो आज की हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं, जिसमें हमने पूरा फिजिकल ज्योग्राफी देखा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहें। अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।